हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है बच्चों? अब आप कहोगे सर आप तो कल कह रहे थे कि तबीयत ठीक नहीं, आज एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि एनर्जी से भरे पड़े हैं। तो भाई एनर्जी से तो मैं हमेशा भरा रहता हूं, लेकिन कल ऐसा तबीयत कुछ नहीं था। राज का वीडियो देख रहा था, 4-5 वीडियो हो गए थे। आप लोगों को मिलेंगे, ईश्वर से मनाइए उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। तो इसी आपकी जहां से मैं क्लास ले रहा हूं, कम से कम उसके अभी तक 10-12 वीडियोज हो चुके हैं। इंटरव्यू की तैयारी कराने का मैंने एक नया सिस्टम डेवलप किया। अगर उसका सिलेक्शन हो जाए ना, तो फिर वो सारा सिस्टम आपके सामने, यानी वो यूट्यूब पर मैं प्ले कर दूंगा, आप लोगों को भी दिखा दूंगा। ईश्वर करें कुछ ऐसा हो। तो कल वो वीडियो देख रहा था, उसके बाद फिर एकाएक पता नहीं अंदर से क्या इच्छा सी हुई कि पढ़ाने का मन नहीं हुआ। टू बी ऑनेस्ट, दिल से बताऊं, थोड़ा सा ना पता नहीं क्यों मैं थोड़ा लो फील कर रहा था। हमेशा फील करता नहीं हूं बिना किसी बात का लो, ये भी नहीं कोई बात हो, बिना किसी बात का लो फील कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि एकदम ठंडा सा आदमी, ऐसे यही था, क्लास में ही था। आया था, उसका वीडियो देख रहा, फिर सोचा कि क्लास लूं ना लूं, और फिर अंदर से आवाज आई कि आज छोड़ दो यार। क्योंकि जब आप में ना, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो घुस जाता हूं, और अगर मुझे अंदर से आवाज आ रही है कि कभी कभी साल में 1-2 बार मेरे साथ होता है, कभी कभी, आप सबको अच्छे से पता है साल में 1 ही 2 बार होता है कि यार आज पढ़ाने का मन नहीं है। तो कल पढ़ाने का मन था नहीं, मैंने कहा चलो बच्चे रिवाइज कर लेंगे इसी बहाने। गुड इवनिंग बच्चों। नहीं नहीं, तबीयत एकदम मस्त है बेटा, तबीयत में कोई इशू कल भी नहीं था। हल्का सा डाउन फील कर रहा था, उसको आदित्य से बताया, लेकिन वो समझे कि तबीयत नहीं ठीक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। तो आज बहुत टॉपिक हैं, और आज एक नई चीज आपके सामने आ रही है। नई चीज ये आ रही है, और सबसे पहले आप लोगों के कमेंट अभी चाहूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। एक्चुअल में होता क्या था कि जो कंटेंट है हमारे, तो कंटेंट चूंकि पीपीटी फाइल में होता था, तो पीपीटी में होने के कारण आप इसका प्रिंट आउट निकाल नहीं पाते हैं। आप सबको अच्छे से पता, अगर निकालते भी हैं तो बहुत सारे पेजेस हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? कमेंट करते चलो, ढेर सारे पेज हो जाते हैं। आज से हमने उसका सोल्यूशन दिया है। तो कल खाली था तो दिमाग का कीड़ा थोड़ा सा दौड़ा, तो मैंने कहा यार बच्चों को थोड़ा इजी किया जाए। तो आज से जो एग्जाम हॉल गाइड थी, आज से आपके सामने आ रही है, लेकिन अब वैसी नहीं आ रही जैसा वो 15 दिन पे आ रही थी। अब डेली एग्जाम हॉल गाइड आपके सामने आ रही है। यानी नाम होगा IQIP डैश एग्जाम हॉल गाइड, और ये आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? पीडीएफ फॉर्मेट में। और प्रेजेंटेशन आप एक बार केवल देखिएगा, कंटेंट की प्रेजेंटेशन। तो मैं यहां पर फ्री हैंड लेक्चर लूंगा, उसके बाद फिर पीडीएफ पे आऊंगा। पीडीएफ आप अपने आप मैक्सिमम चीजें समझ लेंगे, जो नहीं समझने वाली हम बता देंगे। इससे हमारे लेक्चर का समय भी कम होगा, और हम लोग मैक्सिमम आउटकम ले पाएंगे। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि मेरे फ्री हैंड लेक्चर का आनंद भी आप लेंगे, प्लस जैसी क्लास चल रही वो तो चलती ही रहेगी। तो ये आज से एक बड़ा चेंज। तो कल खाली था, देखो मेरा दिमाग तुम लोग खाली रखोगे तो ये एकदम 100% है कि मैं पर डे कोई नई चीज सोचने में सक्षम हूं। केवल इसी के लिए नहीं, अपने सब्जेक्ट के लिए, अपने ऑप्शनल के लिए, वट एवर जो भी आप लोग सोच सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक सर्वे, अब थोड़ा मन की बात हो जाए भाई। जैसे इकोनॉमिक सर्वे इस बार जो लेके आ रहा हूं, और जो बजट लेके आ रहा हूं, आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि बजट अलग पढ़ाता था, इकोनॉमिक सर्वे अलग पढ़ाता था। नोटिस किया है? और बजट की कक्षाएं कम होती थी, इकोनॉमिक सर्वे की ज्यादा होती थी। और मैं तो आपको पता है कि पूरा 2019 से, जो बच्चे नए हैं एक बार आप YouTube पर सर्च करेंगे तो अनअकैडमी पे 2019 से ही 18-19 का ही सर्वे, और वहां से अभी तक का सारा सर्वे मैंने डिटेल में कराया। ठीक है, आज तक का कोई भी इकोनॉमिक सर्वे या बजट मैंने उस टाइप का नहीं, एक लेक्चर नहीं, 10-20 लेक्चर, जिसमें हर एक चैप्टर का डिटेल्ड एनालिसिस मैंने कराया। तो वो सब आप लोग देखेंगे आपके विश्वास के लिए। बट इस बार एक टर्न एंड ट्विस्ट मैंने डाला है कि बजट और सर्वे को जोड़ दिया है। आप कहेंगे सर ये कैसे? बजट तो आगामी फाइनेंशियल ईयर का है, यानी भविष्य का है, और आर्थिक सर्वे तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के पूरे घटनाक्रम को बताता है आर्थिक रूप से। मेरे बच्चे, जो भी हम अचीव कर चुके हैं उससे हमें दिशा पता लगती है। तो मैंने क्या किया है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर अगर मैंने डिस्कस किया,
तो उसी के साथ कंटेंट लगा होगा कि एग्रीकल्चर में इस बार बजट में, यानी जो हमने उपलब्धि हासिल कर ली है, उसके आगे बजट क्या लेके जा रहा है हमें। ऐसे ही यानी इकोनॉमिक सर्वे में जो जो भी डिस्कशन है उन सब को बजट के साथ मैं जोड़ता चलूंगा। और ध्यान रखिए कैसे, इकोनॉमिक सर्वे का कंटेंट होगा, बजट का होगा मेरा फ्री हैंड, क्योंकि अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा सारा कंटेंट बनाने में इस टाइप से। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट को मैंने मिक्स कर दिया है, और संभवतः ऐसा लेक्चर अभी तक, और भी डिटेल में, 1-2 लेक्चर नहीं, कम से कम 10-15 लेक्चर, 20 लेक्चर उसमें होंगे। और शायद आप सबने इस प्रकार का अभी तक का प्रेजेंटेशन कहीं नहीं देखा होगा। मैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे यूपीएससी की फील्ड हो, जो ये मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं बिल्कुल नया है। शायद मैं उतना बढ़िया एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, बहुत मजा आने वाला है। चलिए, तो आज एक कविता भी बनाई है, तो एक थोड़ा सा कविता सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। बजट और आर्थिक सर्वे पर एक धमाल कविता, और अगर पसंद आए तो बोल दीजिएगा हाँ सर धमाल है। और इसमें जोश आपको आना चाहिए, ऐसी कविता है, जानकारी वाली कविता नहीं है। बजट आ रहा देखो जरा, जरा राइम ऑर्डर पर ध्यान दीजिएगा, जिसे हम तुकबंदी कहते हैं। बजट आ रहा देखो जरा, खुशियों की फिर से बहेगी धारा। बजट आ रहा देखो जरा, खुशियों की फिर से बहेगी धारा। आर्थिक सर्वे लाया खबर, कैसी रही देश की डगर। आर्थिक सर्वे लाया खबर, कैसी रही देश की डगर। यानी देख सकते हैं भविष्य और अतीत, भविष्य है बजट, अतीत है सर्वे, दोनों को देखिए। फिर से इन पंक्तियों के बीच में जाइएगा, पंक्तियां मत सुनिएगा, कैसे मैं इन्हीं पंक्तियों के द्वारा प्रीलिम्स और मेंस भी क्लियर करता चल रहा हूं। बजट आ रहा है, यानी बजट में क्या होता है वो यही कविता में बता दिया, सर्वे में क्या होता है वो भी कविता में बता दिया। बजट आ रहा देखो जरा, खुशियों की फिर से बहेगी धारा। आर्थिक सर्वे लाया खबर, कैसी रही देश की डगर, कैसी रही देश की डगर। आया बजट क्या होगा इस बार सेट। आया बजट क्या होगा इस बार सेट। नई नीति नया विधान आएंगे क्या सस्ते सामान। नई नीति नया विधान आएंगे क्या सस्ते सामान। किसान, अब हम लोग खूब पढ़े ना, किसान को मिलेगा कुछ लाभ या फिर बढ़ेगा कोई कर का जाल। किसान को मिलेगा कुछ लाभ या फिर बढ़ेगा कोई कर का जाल। रोजगार की होगी नई तरकीब या बढ़ेगी फिर महंगाई अजीब। रोजगार की होगी नई तरकीब या बढ़ेगी फिर महंगाई अजीब। रे बजट मियां बता जरा। रे यानी अब बजट को मैंने इंसान बना दिया है। अगर आप सूरदास हिंदी साहित्य में पढ़ते होंगे तो सूरदास ने, या साहित्य में प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है। प्रकृति का मानवीकरण यानी जो पेड़ पौधे नदियां, इनको मानव की तरह प्रस्तुत किया जाता है। ये केवल पेड़ नहीं है, ये केवल पुष्प नहीं है, ये केवल पत्ते नहीं है, ये केवल नदी का पानी नहीं है, यह इंसान की भावनाएं रखने वाला एक प्राणी है। इसे बोलते हैं प्रकृति का मानवीकरण। और सबने किया है, क्या जायसी हो, क्या सूरदास हो, क्या जयशंकर प्रसाद जी हो, सबने किया होगा, आप सबने पढ़ा होगा। वैसे ही मैंने भी बजट को इंसान बना दिया, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा। रे बजट मियां, बजट को मैंने मियां भी कह दिया। रे बजट मियां बता जरा, होगी क्या अब नई हवा। रे बजट मियां बता जरा, होगी क्या अब नई हवा। खुशहाल होगा व्यापार सारा या फिर होगा कोई नारा। खुशहाल होगा व्यापार सारा यानी ट्रेड इकोनॉमी सब अच्छा चलेगा, या फिर होगा कोई नारा यानी नारेबाजी तक रह जाएगा। सर्वे ने खोले आंकड़े भारी, सर्वे ने खोले आंकड़े भारी। देश की अर्थव्यवस्था कितनी है प्यारी। सर्वे ने खोले आंकड़े भारी, देश की अर्थव्यवस्था कितनी है प्यारी। बढ़ी जीडीपी या घटी रफ्तार, कैसा है ये विकास का द्वार। बढ़ी जीडीपी या घटी रफ्तार, कैसा है ये विकास का द्वार। ये सर्वे से पता चलेगा। रुपया हंसा, अब जरा अगली पंक्ति पे आएगी। इस समय पूरी चर्चा काफी दिन एडिटोरियल में किसकी रही थी, उसको भी मैंने कविता में डाला है। डॉलर 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 डॉलर, रुपया डॉलर एक्सचेंज रेट। रुपया हंसा या रोया भाई, सब जगह क्वेश्चन मार्क है।
रुपया हंसा या रोया भाई, बैंक से निकलेगी क्या कमाई। यानी क्या इस प्रकार का दृष्टि रखा जाएगा कि थोड़ा सा मुद्रास्फीति तो है, लेकिन मार्केट में डिमांड और कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कुछ किया जाए। चूंकि आपको मैंने पढ़ाया कि कंजम्पशन अगर है नहीं, और है नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार कह रही है, जो मैंने कुछ दिन पहले आपको एडिटोरियल पढ़ाया, तो डिमांड होगी नहीं तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चलेगा नहीं। रुपया हंसा या रोया भाई, बैंक से निकलेगी क्या कमाई। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा क्या, या फिर टैक्स चढ़ेगा क्या, ये सब में क्वेश्चन मार्क था। अब आते हैं बजट का बस्ता गहरा राज, यानी जो अटैची लेके चलते हैं, बजट का बस्ता गहरा राज, मंत्री जी खोलेंगे सारे राज। उम्मीदों का फिर होगा खेल, देखें कौन जीते कौन हो फेल। तो आओ मिलके बजट को देखें, नए सपनों के दीप जलाए, आर्थिक सर्वे का ज्ञान उठाए, नई उड़ानों को सच बनाए। बजट की गूंज जोश के संग आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान के रंग। जय हो भारत के बजट की। ठीक है, तो मजा आया। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या क्या है आप देख सकते हैं। बाप रे बाप, यानी कल और आज दोनों का एक भी चीज याद रखिएगा, किसी भी दिन क्लास नहीं होती है तो ये सोचना ही नहीं है। खैर आप लोग, कंजूसी मैंने कभी नहीं की है। क्या है, मैंने कंजूसी कभी नहीं की। रचना सिंह सर, आप आंसू कभी हैं, गागर में सागर भरने वाले का नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यानी एक भी चीज कंजूसी नहीं। आप सब बच्चों को चैलेंज रहता, अखबार उठा के देखिएगा, एक भी चीज छोड़ता नहीं हो, चाहे न्यूज हो और चाहे एडिटोरियल। तो कंजूसी तो लाइफ में है ही नहीं, कभी नहीं की, पिछले 5 सालों से अभी भी नहीं करता। आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक इसमें कल के भी हैं, आज के भी हैं। तो प्री बजट एनालिसिस जीएस पेपर 3 के लिए, और सेशन नंबर 3 भी है। ठीक है, बहुत सी बातें सिखाऊंगा, प्लस आपके सामने स्क्रीन से हटता हूं, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, तो असर की रिपोर्ट आई है जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और वैसे भी यूपीएससी आपसे पूछता है प्रश्न कि किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। अ नेशंस डेस्टिनी शेप इन इट्स क्लासरूम, तो स्वाभाविक रूप से वो क्लासरूम कैसी है, असर की रिपोर्ट से कम जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्री नर्सरी है, उन सब के बारे में हमें एक अच्छा इनपुट मिलता है। बट आज एक इनपुट में आप लोगों से भी चर्चा करना चाहूंगा। एक इनपुट मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, और वो इनपुट ये लग रहा है कि इन्होंने लिखा है कि आफ्टर कोविड जो प्राइमरी स्कूल, प्री नर्सरी, इनमें जो गवर्नमेंट स्कूल है उनकी रिकवरी प्राइवेट स्कूल से अच्छी है। मुझे तो पता नहीं कैसा, क्या आप लोग इस बात से एग्री कर सकते हैं, पता नहीं। मैं तो भाई, अब ये पूरा बहुत बड़ा टॉपिक अभी आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। तुम इतू सा टॉपिक, पूरा एक लगभग हिंदू का एक पेज था कल वाले टॉपिक में। ठीक है, तो थोड़ा सा ये असर की ये वाली अभी पढ़ते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा क्योंकि प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूलों का आउटकम अच्छा है, प्राइवेट का नहीं अच्छा हो पाया, पता नहीं क्या ही डेटा। लेकिन चलो, अब जो है प्रथम एनजीओ निकालता है, काफी रिपोर्ट है, एक दो नहीं है, देख सकते हैं ये आप यहां से देख सकते हैं। क्या है, गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन लीड रिकवरी इन बेसिक स्किल्स, प्राइवेट वंस लैग, यानी प्राइवेट में कमी रह गई लेकिन सरकारी स्कूलों ने बेहतर किया है। आप देख सकते हैं स्कूल एजुकेशन में ड्यूरिंग कोविड और उसके बाद। तो ये थोड़ा सा ओके, किस तरीके से इन्होंने इवेल्युएट किया आई डोंट नो। स्टडी शोज पोस्ट कोविड लर्निंग रिकवरी बट मेनी कंसर्न्स रिमेन, यानी कि भाई पोस्ट कोविड एजुकेशन बेहतर हुआ है, बट बहुत से एरिया है जहां पर कंसर्न है। और मेरे बच्चे क्या बिना पढ़ाए या बिना पढ़े, आप समझ सकते हैं कंसर्न क्या है। अरे भाई, आज डिजिटल एजुकेशन का जमाना है, और बीकर सेक्शन में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लिटरेसी दोनों की स्थिति क्या है, कितनी बार आपको पढ़ा चुका हूं। यानी समावेशी विकास के सामने नए मुद्दे आके खड़े हो गए कि नहीं हो गए। अब समावेशी विकास में अगर आप लिख रहे हैं, और समावेशी विकास में आप एजुकेशन पर लिख रहे हैं, तो एजुकेशन में अभी तक हम क्या पढ़ते थे, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए, लेकिन अब उसके साथ साथ डिजिटल इंफ्रा होना चाहिए,
यानी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अच्छी स्पीड के साथ, प्लस उसके साथ साथ सबके पास स्मार्टफोन एंड सो ऑन ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा, इसके साथ साथ उसको कैसे यूज करना उसका स्किल भी होना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया है जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और सबसे अच्छी चर्चा जो मुझे पसंद है आज की, वो होगी कुंभ पे। किस पर होगी? कुंभ पे होगी। ये जो कुंभ में घटना घटित हुई है भगदड़ वाली, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बड़ा बढ़िया केस स्टडी मैंने बना दिया है और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप जिलाधिकारी होते या मेले के मैनेजर होते, डीआईजी होते, तो इस स्थिति को कैसे कंट्रोल करते। तो बड़ा अच्छा मैंने बनाया है। आप कहेंगे सर यहां क्यों आप बता रहे हैं? यहां इसलिए बता रहे हैं, देखिए एक होता ना जैसे कि सिटीजन के अंदर एक सिविक सेंस डेवलप करना। सिटीजन सिविक सेंस यानी जो हमारे नागरिक, उनके अंदर हम अवेयरनेस फैलाएं। सिविक सेंस का मतलब कि भाई अगर भीड़ हो तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा आयोजन होने वाला था मेरे प्यारे बच्चों। अब ये मत समझना आयोजन होने के बाद मैं ये बात कह रहा हूं, ये घटना हो जाने के बाद। अब टॉपिक ही अभी आया है तो मैं क्या ही बोल सकता। लेकिन चाहे हम एजुकेशन की बात करें, चाहे हम क्राउड मैनेजमेंट की बात करें, हमें अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को अवेयर करना पड़ेगा। उन्हें, उनके अंदर जागरूकता डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे अगर मान लीजिए ये कुंभ मेला शुरू हो रहा था, उसके पहले ही टेलीविजन पर हर जगह पर ऐड निकलता कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि भीड़ हो सकती है, भीड़ हो तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या ऐसा बताया नहीं जा सकता था? नहीं, जब मेन मेन हवन के वर्ष होते उस समय, तो शायद इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता था। और भविष्य में आप लोग डीएम होंगे, एसपी होंगे, इसलिए आप ही लोगों को सिखा रहा हूं, तो बड़ा अच्छा हम लोग डिस्कस करेंगे। वही चीज यहां पर भी होना चाहिए, एजुकेशन में भी, कि हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि ये जो स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन को आप एजुकेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप कम पढ़े लिखे, यानी कम पढ़े लिखे पेरेंट, कम पढ़े लिखे माता पिता आज के समय में एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके, क्योंकि वो उनकी भाषा में ही जवाब देता है, अपने बच्चों को एबीसीडी, काका गागा और उसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी मैथमेटिक्स है वो सिखा सकते हैं कि नहीं। अगर कोई माता पिता 8वीं 10वीं, यानी मां ने 8वीं 10वीं किया है, बीके सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो वो क्या होती है, उसका बच्चा स्कूल से आया, उसे लगता है कि ये किताबें वो क्या ही करा पाएगी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी मस्त हो चुकी है, अगर मुझे सरकार मौका दे, विश्वास करिए मैं चैट जीपीटी को इस तरीके से नचाता हूं। और आपको अच्छे से पता है चैट जीपीटी गंदा कंटेंट फेंकता है। ये जिसको नहीं पता है, आपने कभी आजमाइएगा, गलत कंटेंट आता है। ये तो जो स्किल्ड हैं वो उसको संभाल लेते हैं, क्योंकि उनको फीड करने पर ही वो अच्छा कंटेंट लाता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों को ढूंढे सरकार, और ग्रामीण समुदाय को शिक्षित करे, जागरूक करे कि कैसे जो 8वीं या 5वीं पढ़ी, छठी पढ़ी, 7वीं पढ़ी, 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ी महिलाएं हैं, वो कैसे इन एआई टूल्स का, अब तो चाइना वाला डीप सेक एआई आ गया है, उसने तो और क्रांति ला दी। इतने सस्ते में सरकार उतनी सब्सिडी दे और सभी लोग के पास वो हो, हर महीने ट्यूशन की तरह सरकार उसको एज ए ट्यूशन फी दे एआई यूज करने को, और उसको पढ़े लिखे लोग समझाने जाएं। आप सोचिए, अब आप कहेंगे सर क्या आप अपनी क्लास छोड़ के, कोचिंग छोड़ के वहां समझाने जाएंगे? बेटा मुझे जाने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप ही लोगों में से अपने 25 बच्चे चुन लूं, या आप ही लोगों में से 50 बच्चे, 200 बच्चे आप लोग हैं, चुन लूं आपको, और उसके बाद आपको समझा दूं कैसे कैसे ये काम कर रहा है। आप सब एक दिन में सीख जाएंगे और फिर अपने अपने एरिया में जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे। इसके लिए भी कोई अलग से पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इनकी मैं बता दूं कि इनकी हॉबी है ये, यूपीएससी के बच्चों की हॉबी आप सबकी हॉबी बना दूं, टीचिंग, बस हो गया। चाइना वाला कितना सस्ता, शायद बहुत कम में है महीने में, यानी 300 400 में ही वो महीने का आ रहा है, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिक एजुकेशन में तो गलतियां भी नहीं करेगा, हायर एजुकेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे गलती की अपेक्षा है, लेकिन बेसिक एग्जाम में उससे गलती की अपेक्षा नहीं। आप कहेंगे कैसे, आपने चेक किया? हमने कहा हाँ। आप लोग याद होगा, आप लोगों का मैं सीसेट करा रहा था, 3 लेक्चर के बाद हमने बंद कर दिया।
वो मैं आपको मैसेज डालना भूल गया था कि मैंने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि सीसेट में वो गलत बता रहा है आंसर। आप लोग खुद भी चेक करिएगा, चैट जीपीटी का मैं सबसे एडवांस वर्जन यूज कर रहा हूं, सबसे महंगा वर्जन यूज कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी सीसेट के क्वेश्चन वो गलत दे रहा है। तो फिर मैंने रवि सर से डिस्कस किया, हमने कहा यार ये क्वेश्चन तो मुझे भी डाउट, उतना भाई मेरा मैथ और रीजनिंग उतना स्ट्रांग तो है नहीं, क्योंकि लंबे टाइम से पढ़ाया नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता। अपने समय में इतना था कि प्रीलिम्स पास करने भर का मैं मार ले जाता था। ठीक है, तो ये चैट जीपीटी हुआ या जो डीप सेक एआई आ गया है चाइना वाला, या जो इन सब को हम बेहतर ढंग से जब तक गांव में नहीं पहुंचाएंगे तो फिर क्या ही होगा। वो बच्चे फिर उनके माता पिता, और उनको सबसे बड़ी बात है कि इस समय तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो एआई है ये एआई केवल और केवल आपको एजुकेशन की शिक्षा नहीं दे रहे हैं बेटे, इनसे जो चाहिए वो ये दे रहे हैं। यानी जैसे उसी स्कूल में उसी गांव का एक बच्चा आर्ट में बहुत अच्छा है, तो वो किसी भी आर्ट को, जैसे अभी क्या करेगा, जैसे उसने सूरज का, सुनने में मजा आ रहा है या आगे बढ़ो, 1 मिनट बताएंगे, क्योंकि ये सब निबंध में भी लिखना है। जो मैं बोल रहा हूं ना आपको, तकनीक पर कोई भी निबंध आएगा यही सब लिखोगे तभी नंबर मिलने वाला, नहीं तो किताबी नंबर नहीं मिलता है निबंध में। मजा आ रहा है ना, अच्छा लगा, ठीक। तो आप स्वयं विचार करो, अगर मान लीजिए कि एक गांव में 10 बच्चे हो गए उस प्राइमरी स्कूल के, अब उस 10 बच्चे में 2 पढ़ने में है, पढ़ने वालों की भी मदद करेगा। जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन वो बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उनको ना दिया जाए, क्योंकि बच्चों को ये नहीं देना है चैट जीपीटी, नहीं तो उनकी आदत हो जाएगी, फिर वो प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे, सीधा आंसर करेंगे। उनके घर परिवार में जो पढ़ा लिखा बंदा है उसको शिक्षित किया जाए, खासकर महिला को। इसी बहाने महिला को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी मैं आ रहा हूं, उन पे भी आ रहा हूं। यानी एक पंथ 25-30 काज आप सिद्ध कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। कैसे? पहला, अपने बच्चे को पढ़ाया, यानी उस महिला को जो 8वीं पास है, 9वीं पास है, 10वीं पास है या 10वीं फेल है, आपने उसको ट्रेन किया कि आपके बच्चे का क्लास 1 का ऐसे पढ़ाना, यानी और अकेले के लिए घर में नहीं जाना, पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लेना। सेकंड वाले बच्चों का ये होगा, थर्ड वालों का, फोर्थ वालों का, फिफ्थ वालों का, 5वीं तक का भी आप सबसे पहले फेज 1 में इस्तेमाल करिए, क्योंकि 6ठी से बच्चे थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं। न्यू हमें मजबूत करनी। मैं अभी प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहा हूं, जो असर की रिपोर्ट का हिस्सा है। स्कूली शिक्षा की बात कर रहा हूं, वो भी बिल्कुल बेसिक। तो एक तो हो गया कि बच्चे कैसे इससे मैथमेटिक्स या कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन, अभ्यास प्रश्न होते हैं, कैसे एआई इनको मदद कर सकता है। तो आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, और फिर अपने बच्चों से पूछिए, फिर अपने बच्चों को लिखवाइए। एक चीज ये हो गया। और इसके लिए सरकार उन महिलाओं को जो 7वीं 8वीं है, 1,000 रुपया महीना उनके अकाउंट में भेजे। जैसे अगर मैं सीएम केजरीवाल होता या पीएम मोदी होता तो मैं क्या करता कि ये जो 25 रुपए में दे रहा हूं इसको बढ़ा के 3,000 रुपए में कर देता, और कहता कि इसमें से 500 रुपया स्पेशल उन महिलाओं के लिए है जो सर्वे के द्वारा मिलेगा। याद रखिएगा, जो सर्वे के द्वारा मिलेगा कि किस घर में महिला अपने बच्चे को ट्यूशन दे रही, यानी 500 रुपए एक्स्ट्रा महिला को अपने बच्चे को ट्यूशन देने के लिए। भाई साहब, कौन काम नहीं करेगा? या आप 2500 के अंदर भी एक शर्त रख दीजिए कि अपने बच्चे को आपको पढ़ाना पड़ेगा। जो पढ़ी महिलाएं, कुछ फ्लेक्सिबल, एक काम यह भी हो गया। अब दूसरा क्या होता, मान लीजिए कि उस 10 बच्चे में से 2 पढ़ने वाले, 8 का या 2 का इंटरेस्ट कला में है, आर्ट में है। अब वो सूरज की या किसी प्लांट की या धरती मां की पेंटिंग बहुत अच्छी बना रहा है, लेकिन है तो वो गांव का बच्चा ना, जो उसके स्मृति में, उसकी मेमोरी में चली गई है ना, वो तो वही बना पाएगा ना बच्चों, जो उसकी मेमोरी में जो आसपास देख रहा है। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी से बात करते हैं, एआई से, कोई भी टूल हो, कोई सा भी टूल हो, जेमिनाई, व्हाटएवर, तो बेसिक स्तर पर वो सब बताता है। यानी जैसे उस बच्चे को कहा जाए कि बच्चे इसमें इससे बात करो, इससे बोलो कि मुझे अभी सूर्य का चित्र बनाना है, सूर्य का खूबसूरत चित्र मैं कैसे बनाऊं, कौन कौन से रंग का कैसे इस्तेमाल करूं, तुरंत बेटा वो बताने लगता है कि आप ये करिए। आर्ट में तो गलती करता ही नहीं। आप कभी चेक करिएगा, मैं अपनी बेटी के लिए चेक करता हूं,
तो मैं क्या ही बोलूं, वो एक एक चीज बताने लगता है कि इसको ऐसे पेंट करो, ऐसे इसको, क्योंकि मेरी बेटी को चित्रकारी पसंद है, पेंटिंग, तो वो उसी में लगी रहती है। मैं उसको बता दिया ऐसे ऐसे, अब वो खुद ही कर लेती है कि मैं ये बनाने जा रही हूं, मुझे आप एक कलर का ऑप्शन दो। तो अब आप देख सकते हैं आर्ट भी हो गया। तीसरा वाले बच्चे का इंटरेस्ट हैंडीक्राफ्ट में, यानी उसके उसके माता पिता कुंभकारी का काम करते हैं, बर्तन बनाने का काम करते हैं, तो उस बच्चे को धीरे धीरे सिखाना है। यानी वो अगर इस एआई टूल से ये कहता है कि मेरा काम कुंभकारी का है, पॉट मेकिंग, और हिंदी में बोलो, वो हिंदी में कर रहा है, कहीं कोई भाषा की तो दिक्कत ही नहीं। हम कैसे ऐसे ऐसे मटके बनाएं या कोई भी पॉट जो भी उसके यहां बन रहा हो जो मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो, ट्रस्ट करो बेटा, वो भी बताता है कि मटका बनाते समय ये करिए, ये करिए, ये करिए, ये करिए। तो जो चीज आप स्कूलों में सीखने जाते हैं वो चीज आपके घर में अभी से अवेलेबल है। फिर सरकार कहां है भैया? जय हो, जय हो देश। केवल मंच पे हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, थोड़ा सा वो एक चुभन सी होती है कि यार इंडिया की इकोनॉमी का 90% सेगमेंट इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है गुरुजी, और पूरी पॉलिसी 10% उद्योगपतियों के लिए बन रही है। 90% इनफॉर्मल इकोनॉमी है, डेली कमाना, डेली खाना। और आप सोचिए कि इसका मतलब हमारी जीडीपी का कितना बड़ा हिस्सा अभी कार्य नहीं कर रहा बेहतर ढंग से। उसके लिए आप सोचेंगे नहीं तो उसके लिए कैसे, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स कहां से लाएंगे? जरा फिर से मैं हल्की सी चर्चा करना चाहूंगा। आप कहते ना कि जैसे पिछला इकोनॉमिक सर्वे मैंने पढ़ा है कि भाई उसमें कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक सर्वेयर साहब ही कह रहे हैं कि एजुकेशन स्किल में बहुत गैप है, मार्केट में जो रोजगार उपलब्ध है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास योग्य युवा नहीं। आप किसकी बात करें? क्या इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों, क्या इकोनॉमी के इनफॉर्मल सेक्टर पर आप बातचीत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं आप फॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर के लिए स्किल्ड लेबर फोर्स कहां से आएगी? आप बोलिए, वही गरीब घरों से। तो अगर उन गरीब घरों के बच्चों को हम इस टेक्नोलॉजी के द्वारा स्किल कर देंगे तो इसका परिणाम क्या होगा कि जो अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है, असंगठित अर्थव्यवस्था है, उस अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी के लिए भी स्किल फोर्स मिलेंगे, लेबर अच्छा मिलेगा, तो फिर वह एक बड़ी इकोनॉमी का बेस बनेगा कि नहीं? अगर असंगठित क्षेत्र मजबूत हुआ, वहां के काम करने वाले पहले 100 रुपया वेतन पा रहे थे, 125 रुपए पाएंगे, तो जो ये 25 रुपए हुआ वो क्या करेंगे? वो मार्केट में डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चल पड़ेगा, चल पड़ेगा तो डिमांड और सप्लाई के द्वारा इकोनॉमी चल पड़ेगी। यही तो हम पढ़ रहे हैं आज बजट एनालिसिस में भी, यही आप हमेशा यही पढ़ रहे हैं कि क्यों जीडीपी की ग्रोथ कम है। आपको मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ा, अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट पढ़ा। आपने क्या पढ़ा? बिकॉज ऑफ द कि कंजम्पशन है नहीं, डिमांड है नहीं। तो बड़ा मतलब जैसे मेरे कहा बहुत इजी है बच्चे, इसके लिए आप लोग जितने बच्चे भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या ये लगता है कि कोई बहुत बड़ी मैंने ऐसी चीज बता दी है जिसके लिए बहुत सारा पैसों की जरूरत है, जिसके लिए बहुत सारे टेक्नीशियंस की जरूरत है, जिसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेस की जरूरत है, जिसके लिए तहलका कर देने की जरूरत है? आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं एक बार, जरा मुझे बताइए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इजी चीज है, और यही चीज महाकुंभ के लिए भी होना चाहिए। इस बार हो, हरिद्वार में हो, कहीं भी हो, हमारा समझिए कि हिंदू धर्म की आस्था का सबसे बड़ा स्तंभ है वो। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं ज्ञानी हूं, नहीं बेटा, मैं तो हमेशा से अपने आप को अज्ञानी ही मानता हूं, शून्य मानता हूं। लेकिन तकलीफ होती जब लोग गलत बातें करते हैं कि 30 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। ऑब्वियस है भाई। अब आप सोचिए कि वो जिस घर से वो व्यक्ति रुखसत हुआ होगा, उस घर के ऊपर क्या बीती होगी। ये कहना कि भाई 30 लोगों की मृत्यु होगी, लेकिन वो 30 कौन है? एक घर का कोई न कोई पिलर गया है, स्तंभ गया, तो वो थोड़े से दर्द की बात है, नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि हम मैनेज कर सकते हैं, हम मान सकते हैं आपदा, ऐसा नहीं कि ये कोई पहली आपदा है, बहुत सी आपदाएं आई हैं। आप देखें कहीं पर भी मंदिर में भगदड़ साउथ में हुआ, उत्तराखंड में हुआ और सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। तो ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता वो आपदा हो, अब उसके उस पर तो किसी इंसान का बस नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जैसे यहां पर मैंने अवेयरनेस की बात की, वैसे ही उसमें भी नागरिकों में एक सिविक सेंस डेवलप करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कहीं बहुत ज्यादा क्राउड आ रही है, आप सब इसको याद करिएगा, आगे मैंने क्वेश्चन भी दिया हुआ। हालांकि ये पॉइंट जो बोलने जा रहा हूं ये अभी अभी याद आया है इस टॉपिक से, इसलिए ये वाला पॉइंट उसमें नहीं, इसलिए यहां बता दे रहा हूं। तो कल को आप डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे और आने वाले 10-20 सालों में कुंभ में और भीड़ होगी जब आप रूल करेंगे वहां पर, तो एक सिविक सेंस डेवलप करना चाहिए। सिविक सेंस का मतलब होता है कि जैसे कुंभ शुरू होने से 2 महीना पहले से ही जागरूकता मीडिया में, यानी रेडियो में, टेलीविजन में, अखबारों में, होर्डिंग्स में सरकार अपना ही प्रचार करे, लेकिन बगल में यह भी लगा दे कि ध्यान रखें, मेले की तरफ जो भी जाएं यह ध्यान रखें, भीड़ इस तारीख को, यानी जो सबसे मेन तारीख है उसका जिक्र करें कि इस दिन भीड़ हो सकती है। ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा, हम यानी प्रशासन आपके साथ खड़ा है, लेकिन आपको स्वयं भी अपनी सुरक्षा करनी है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपका मौलिक कर्तव्य कहता है, यानी सरकार अपने ऊपर भी ना हाथ झाड़े कि यार हम कह रहे हैं, मौलिक कर्तव्य कहता है, फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी, आप अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे, अपने देश के धरोहर की सुरक्षा स्वयं करेंगे। धरोहर क्या? कुंभ। और इस टाइप का, तो धीरे धीरे वो लोगों में एक सिविक सेंस डेवलप हो जाती कि यार भीड़ हो सकती है। अब अगर पहले से पता भीड़ हो सकती है तो लोग कहीं ना कहीं कुछ जागरूक हैं, लेकिन इत्तेफाकन चीजें तो थोड़ा सा दुख होता है। बाकी बेटे आप सब लोगों को हमेशा याद रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया कि जब तक आप जिनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन बनाए हैं उनको आप जागरूक नहीं करेंगे, वो क्या आपके आरटीआई का यूज कर पाएंगे? आरटीआई का यूज कौन करता है? क्या कोई कॉमन आदमी कर पाता है? इंडिया का 90% कॉमन आदमी की बात मैं करूं, 95% कॉमन आदमी बिल्कुल नहीं कर पाता, पता ही नहीं आरटीआई क्या है। और यूपीएससी कहता है कि लिखो आरटीआई ने फिर से नागरिकों को सशक्त किया है, कैसे किया, लिखो। अब हमें क्या, लच्छेदार बातें हम आपको लिखवा देते हैं, लिख लीजिए, जाके चिपका दीजिए, नंबर पाइए, सिलेक्शन लीजिए। तो थोड़ा सा इन सब विषयों पर थोड़ा अलग प्रकार की अप्रोच आप लोगों को डेवलप करनी है, यही मेरी इच्छा है, जिससे कि इस बार हम लोग या 26-27 में एकदम ठोक करके 100 में से 15-20 तो अपने बच्चे आ जाएं बस। ईश्वर करें 100 में 100 हम ही लोग ले लें, ऐसा संभव होता नहीं है, इसलिए अभी मैं संतुष्ट हूं कि 100 में 15-20 अपने हो। और आपको अच्छे से विश्वास है कि दिस इज क्वाइट पॉसिबल, यानी ये कहीं से भी कोई मुश्किल टास्क नहीं है कि आप में से कोई बच्चा 100 में नहीं आ सकता। आप ध्यान रखिएगा, कोई इंग्लिश मीडियम नहीं, कोई हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में भी फेलियर के बहुत ज्यादा रेशियो है। तो कोई मीडियम उडियम नहीं, कोई तमिल नहीं, कोई उड़िया नहीं, कोई जो है बंगाली नहीं, कोई गुजराती नहीं, कुछ भी नहीं है। केवल एक चीज है, योर स्मार्टनेस। और योर स्मार्टनेस मतलब ब्रेन की स्मार्टनेस। जिसका ब्रेन स्मार्ट है ना भाई साहब, वही इस एग्जाम को टैकल कर पाएगा। मैं फेल हूं, इंटरव्यू दे के फेल हूं, तो एक चीज मेरे दिमाग में आती है कई बारी कि कुछ चीजें मैंने स्मार्टनेस के साथ नहीं की, वो मुझे करनी थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यही सारे टॉपिक यानी विस्तार से आप देख सकते हैं। एजुकेशन वाले जो असर की रिपोर्ट है, एक दो रिपोर्ट है, एक और है। तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 ऐसे के लिए, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आते हैं बजट और भारत की विदेश नीति। देख सकते हैं ना, मैंने उस दिन पढ़ाया था बच्चों, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, इसलिए डिटेल करने की जरूरत नहीं। बजट में पैसा दिया जाता है नेबरहुड यानी पड़ोसी देशों की मदद के लिए। तो इसका मतलब है कि जिनका पीएसआईआर ऑप्शनल है, एक, या जो आईआर में भारत की विदेश नीति लिख रहे हैं, या किसी भी देश के साथ बायलेटरल रिलेशन लिख रहे हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, व्हाटएवर, मालदीव, तो आप लिखेंगे वहां पर कि भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी केवल तार्किक रूप से नहीं अपितु भावनात्मक रूप से आगे बढ़ाता है, जिसका प्रमाण है भारत का बजट। उदाहरण के लिए 24-25 सॉरी 25-26 के बजट में इतना पैसा
पड़ोसी देशों के, और फिर किसको कितना, वो मैं आपको कंटेंट दूंगा ही दूंगा। तो आईआर के लिए तो बस बताने की जरूरत नहीं, केवल एक संकेत है, अंदर भी इसको डिस्कस करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैंने कंटेंट डिटेल में बनाया। जिन बच्चों को 26-27, उनको तो एक लाइन 5-5 बार पढ़नी चाहिए। आपको तो 26-27 वालों को भी ऑप्शनल और हिंदू के अलावा तो किसी चीज पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी ऑप्शनल को तोड़ के फोड़ डालो, उसके बाद फिर ऑप्शनल खत्म, उसी की जगह इथिक्स, उसी की जगह ए से, सिंपल सी बात है। जीएस 1 2 3 यहां चल ही रहा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब आते हैं, हाँ, चैट जीपीटी के निर्माता ओपन एआई ने कॉपीराइट मामले में भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया। अब चैट जीपीटी हर जगह का कंटेंट उठा रहा है, तो इसके ऊपर केस कर दिया गया कॉपीराइट का। तो अब उस पर, तो इसका मतलब है कि ये टॉपिक मैंने क्यों रखा, अभी ये डेवलप होने वाले टॉपिक हैं। कॉपीराइट जीएस पेपर 3 में आपके सिलेबस का हिस्सा है कि नहीं? साइंस एंड टेक में आप कहेंगे हाँ सर सिलेबस का हिस्सा है। तो अगर आपके सिलेबस का हिस्सा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इन सभी एआई टूल्स, चाहे वो चाइना का हो चाहे दुनिया का कहीं का हो, आप कॉपीराइट तो सिलेबस का पार्ट है, पूछता भी है। तो अब आप तैयार रहिएगा, आउट कर दे रहा हूं ये क्वेश्चन 2025 के लिए, 2026 के लिए फाइनल आउट है, इसको आप लिख लो। अगर ये ना पूछा जाए तो कहना, क्योंकि चैट जीपीटी या और जितने भी आई, इनका आतंक बढ़ रहा है कंटेंट को लेने के मामले में। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक रूप से कॉपीराइट का इशू उठता है, और कॉपीराइट आपके सिलेबस का है, तो इस पर क्वेश्चन आपसे बनेंगे, वो भी मैंने लगा दिया, इथिक्स भी, प्रीलिम्स भी और साइंस एंड टेक भी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं कॉर्प्स फ्लावर, चर्चा में है। ये लास्ट फूल, ये क्या होते हैं? फॉर प्रीलिम्स जैसे बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, वो स्पीसीज भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद आता है केंद्रीय बजट, इसके निर्माण और निहितार्थ को समझना कैसे बनता है, क्यों यह महत्वपूर्ण होता है, पहले भी करा चुका हूं, आज भी एक डिस्कशन यानी बजट सीरीज में हो जाएगा, जीएस पेपर 3 और ए से दोनों के लिए। नौकरशाही की अनियंत्रित शक्ति, जीएस पेपर 2 यानी लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, सिलेबस का पार्ट है, जीएस पेपर 4 एथिक्स यूनिट नंबर 7, शासन में पारदर्शिता, या हम कह सकते हैं शासन व्यवस्था में ईमानदारी, और यूनिट 6 के साथ भी है, यूनिट 3 के साथ भी है, बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा एंड सो ऑन। ए से आएगा ही आएगा। विदेशी मुद्रा भंडार, भारत का भंडार कितना स्वस्थ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व पर प्रीलिम्स में आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद असर वाला इंडियन एक्सप्रेस में भी आया हुआ है, तो ये सारे टॉपिक। फिर आते हैं डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में, ये मैं आपको फ्री हैंड समझा दूंगा। क्या जन्मसिद्ध नागरिकता पर ट्रंप का आदेश संवैधानिक है? फ्री हैंड समझा दूंगा। डब्ल्यूएचओ नियमित टेबल, यानी जो हम रोज अपनी, मतलब जो हमारी थाली में नमक होता है, कह रहा है कि उसको रोक दो और उसकी जगह कम सोडियम वाले नमक का इस्तेमाल करें जिसमें पोटेशियम हो। तो पोटेशियम की इंपॉर्टेंस क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे, सोडियम और पोटेशियम में कंपेयर करेंगे। इसरो श्रीहरिकोटा से ऐतिहासिक 100 प्रक्षेपण के लिए तैयार है, आज प्रक्षेपण हो भी गया, तो ये 100 वाला प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, बताने की जरूरत नहीं। प्री बजट एनालिसिस एक साथ अब देख सकते हैं। बजट जीडीपी में गिरावट को कैसे रोक सकता है? केवल एक क्रांतिकारी नीतिगत बदलाव ही किसानों को व्यापक संकट, ये सब आज के हैं। बजट एमएसएमई को और बढ़ावा दे सकता है। एमएसएमई पर 2023 का अगर आप जीएस पेपर 3 का देखेंगे तो पहला ही क्वेश्चन है। बजट पाइपलाइन और भारत की विदेश नीति, केंद्रीय बजट, इसके निर्माण और नीति, यानी आप देख सकते हैं इतने तो हो गए बजट के। बाकी ये हमारे ऑफर्स हैं, अगर अभी भी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं किसी भी कोर्स में, इकोनॉमिक सर्वे 24-25, बजट 25-26, और इसके साथ साथ एसे की क्लासेस, यानी सैटरडे से एसे कॉम्प्रिहेंसिव स्टार्ट हो रहा है, फाइनल हो चुका है। तो निबंध जिनको भी पढ़ना है, बिहार पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आपको निबंध के स्किल सीखना है तो आप यहां पर जरूर जुड़ जाएं, जिनको भी एसे में दिक्कत है। ठीक है, और चूंकि अभी बिहार और यूपी का एग्जाम है तो ऑब्वियस है सबसे पहला फोकस बिहार और उसके बाद यूपी पर ही है। तो सेक्शन ए और बी यूपी और बिहार का एक है, सेक्शन 3 केवल बिहार का अलग है। तो आप सब आए और एकदम मतलब ये मत समझिएगा कि ये ऐसे क्लास, ये बिल्कुल डिजाइंड है, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, ठीक है, उसके बाद यूपीएससी।
इसके साथ ऑप्शनल, पर्सनल, मेंटोरशिप, जीएस, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, आप सबका स्वागत। तो ये सारी चीजें आपके सामने आ गई, यानी बजट विकास में गिरावट को कैसे रोक सकता है। इसमें कुंभ वाला टॉपिक मिसिंग है, कुंभ वाला पीडीएफ में है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या इस टॉपिक को मुझे पढ़ाने की आवश्यकता है, आप विचार कीजिएगा। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये केवल इसलिए दिया जा रहा है कि जिससे आपके पास एक संग्रह हो। और प्री बजट एनालिसिस का मतलब क्या होता है भाई, बजट पढ़ते समय आपका दिमाग कुछ तो एक्टिव हो, पता चला जो सर पढ़ाए जा रहे हैं वही आप समझ रहे हैं, इसलिए सारी बात है। तो इंडियन इकोनॉमी पिछले कुछ वर्षों में मंदी का सामना कर रही है, आप सबको पता है। जीडीपी की ग्रोथ रेट में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में बजट गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण पॉलिसी टूल होता है। शब्दों का चयन पकड़िएगा, पॉलिसी टूल होता है, यानी इसमें ढेर सारी नीतियों के माध्यम से और उन नीतियों को फंड के माध्यम से जो भी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं, उनको हल करने का काम करता है। तो यह लेख यही बात समझने का प्रयास करता है कि सरकारी व्यय सरकारी व्यय विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र में निवेश आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा दे सकता है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा। और यह भी कह रहा विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र में, यानी हेल्थ में, एजुकेशन में, हाउसिंग में, न्यूट्रिशन में, जो मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, आपको याद होगा, यानी पिछली ही क्लास में, कि सरकार सोशल सेक्टर पर व्यय कम कर रही। पॉइंट को पकड़िएगा कि सरकार सोशल सेक्टर पर व्यय कम करी, इसके कारण से जो पुअर क्लास है, जो वंचित वर्ग है, वह पुअर क्लास या वंचित वर्ग जो अपना बंधु है, वह इन पर ज्यादा खर्च कर रहा है, यानी हेल्थ पर, एजुकेशन पर, न्यूट्रिशन पर। परिणाम स्वरूप वह अपनी खाद्य सुरक्षा को, या हम कहें अपनी खाद्य सुरक्षा से, तब ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, अपनी खाद्य सुरक्षा से समझौता कर रहा है। पढ़ाया था। तो यहां यही कहा जा रहा है कि सरकार अगर सोशल सेक्टर में निवेश करे, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको अगर मुझे समझाना हो आपको, तो आप जरा इसको समझिए, ठीक है, जिससे कि एक एक चीज आप समझते चलें। फिर उसके बाद आपके सामने पीडीएफ रख दूंगा, आप इंजॉय करते चलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको पता है कि जीडीपी ग्रोथ के 4 इंजन है ना बच्चे। जीडीपी ग्रोथ के 4 इंजन। पहला इंजन क्या है, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला होता है यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसी, यानी निजी, यानी कंज्यूमर का खर्चा जो हम लोग खरीदते हैं। दूसरा होता है जीएफसीएफ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी होता है और जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है। और तीसरा आप सबको पता है, जैसे हम लोग कुछ खरीदते हैं वैसे सरकार भी तो इतने ऑफिस डिपार्टमेंट चलाती है, तो गवर्नमेंट का भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, ये भी कुछ डिमांड करती है। और बाकी एक्सटर्नल सेक्टर जो आयात और निर्यात के अंतर से, यानी जब हम निर्यात ज्यादा करते हैं तो जो हम पैसा कमाते हैं वो भी जीडीपी में शामिल होता है, बट अपने हम लोग घाटे में, तो ये हमारा शून्य स्तर पर है। आप देख सकते हैं, यानी इसका योगदान 56% है, जीएफसीएफ का यानी निवेश का 33% है, और इनका 11% है। आप देख सकते हैं कुल मिला के 100 किसका, सरकार जो कॉपी, पेंसिल, टेबल, मेज, कुर्सी, एसी, गाड़ी जो भी खरीदती है उसका खर्चा। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे बिना मेरे पढ़ाए हुए। एक बार बताएं मुझे, क्या आप सब समझ गए हैं? जो नए बच्चे आते होंगे कभी कभी, मतलब जैसे होता है ना, उनको लगता होगा कि अरे हम क्या समझ पाए, हम तो आज ही हैं, तो आप आहिस्ते आहिस्ते समझ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई कि एडिटोरियल क्या कह रहा है? वो यही कह रहा है, फिर से एक बार पढ़िए क्या कह रहा है। पॉलिसी टूल है, तो वो कह रहा है कि एक हथियार उठाओ, टूल माने हथियार, एक हथियार उठाओ, उसे कहते हैं सरकारी व्यय, वो भी सोशल सेक्टर में, ठीक है। तो अब अगर आप सोशल सेक्टर में व्यय करते हैं, पॉइंट को समझिएगा, यानी सामाजिक क्षेत्र में, तो ये 33% में सरकार का हिस्सा, वो यही कह रहा है। तो अगर गवर्नमेंट सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, तो इसको किस चीज में, आपको पता है इंफ्रा कितने प्रकार के होते हैं बेटा? इंफ्रा कितने प्रकार के होते हैं? आधारभूत, आप कहेंगे सर 3 प्रकार के इंफ्रा होते हैं।
एक फिजिकल हो गया, भौतिक, जिसे हम सड़क, ऊर्जा, परिवहन, रेलवे, विमानपत्तन, लॉजिस्टिक्स कहते हैं। दूसरा हो गया आप डिजिटल, यानी स्मार्टफोन है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने यही लिखा हुआ जिसे हम कहते हैं सोशल सेक्टर। तीन प्रकार के आधारभूत संरचना किसी भी देश की नींव है। पहले दो हुआ करती थी, लेकिन अब चूंकि डिजिटल वर्ड है तो तीसरा इंफ्रा भी डाल दिया गया। हालांकि आपके सिलेबस में भी तीसरा इंफ्रा यूपीएससी ने शामिल नहीं किया। ये डिजिटल वाला अगर आपको याद हो, ठीक है। तो अगर सरकार सोशल सेक्टर में यानी हेल्थ में, इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों एजुकेशन में, इसके साथ साथ हाउसिंग में, आवास में, न्यूट्रिशन में, इंश्योरेंस में, बीमा में, इन सब में अगर पैसा लगाती है तो इससे जीडीपी बढ़ेगी। यही बात यहां पर एडिटोरियल में कही गई, बिल्कुल बढ़ेगी। मेरे बच्चों, जब भी हेल्थ में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी तो क्या करेगी? हेल्थ इंफ्रा क्या होता है, यानी अस्पताल बनवाएगी। अब अगर अस्पताल बनते हैं तो अस्पताल ऐसे तो नहीं बनेगा। एक हॉस्पिटल बनाने में हेल्थ ये है, अगर एक अस्पताल की बात करें या हम हॉस्पिटल की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आप विचार कीजिए जरा, हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, हम अस्पताल की बात करते हैं, तो ये किससे बनेगा? आप कहेंगे गुरुजी बस अब मत पढ़ाइए। क्यों बच्चों? एक बार बोल दो कि सर अब मत पढ़ाओ, बहुत बेइज्जती सी फील हो रही, इतना इजी चीज है। एक बार बोलो ऐसा लगा। हाँ, तो बेइज्जती क्यों? क्योंकि किससे चलेगा? लैंड, रॉ मटेरियल, दोनों चीजों की डिमांड होगी कि नहीं होगी भाई बताइए। दूसरा लेबर की डिमांड होगी, और लेबर में भी सभी प्रकार के, नॉन स्किल वाले जो हैं वो भी, सेमी स्किल वाले हैं, सॉरी सेमी स्किल वाले हैं वो भी, और जो स्किल्ड है वो भी, सबकी डिमांड होगी कि नहीं होगी? लैंड, लेबर, कैपिटल ऑब्वियस है, आपके सामने आ ही गया, यही है कैपिटल, ठीक है ना। सरकार खुद ही लगा रही, और उद्यमी, उद्यमी अभी सरकार ही है, इसमें अलग से सरकार भी उद्यमी होती बेटा। सरकार जब पब्लिक सेक्टर यूनिट रन करती है या कोई भी प्रोजेक्ट चलाती है, उस समय उद्यमी सरकार ही होती। तो सरकार भी उद्यमी होती, केवल मुकेश अंबानी उद्यमी नहीं होते, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब ये सब चल पड़ता है, इन सब पर इनकम होती है, यानी जो कैपिटल लगाएगा, जो लेबर देगा, ये सब की इनकम होती है। और जब इनकी इनकम होती है तो ये मार्केट में डिमांड करते हैं, और ये डिमांड करते हैं तो फिर स्वाभाविक रूप से इकोनॉमी चल पड़ती है। तो एक पहलू। दूसरा पहलू क्या? जब सबके पास पैसा आता है, इनकम बढ़ती है, देश हमारा मजबूत होता है, तो सरकार की भी तो इनकम बढ़ती है। टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू के कई तरीके, खासकर टैक्स रेवेन्यू। मान लीजिए मेरी इनकम सरकार के हॉस्पिटल से बढ़ करके 2 करोड़ होगी, तो हम उस 2 करोड़ पर हमें टैक्स देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये यही बात वहां पर डिस्कस की गई है, ठीक है। आई होप आप समझ गए। इजी है बच्चों, एक बार सब बताएं, समझ में आ गया? मतलब कुल मिला के इकोनॉमी मतलब वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और उनके ऊपर जो फैक्टर ऑफ इनकम, जीडीपी की ये 4 इंजन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर, ये 4-5 चीजें आपको पता है। दुनिया में इकोनॉमिक्स आपसे बेहतर किसी को हो नहीं सकता, और शायद इस समय मैं यह कह पाने में सक्षम हूं, एक बार सब लोग कमेंट करना कि मेरे बच्चों से अच्छा, यानी आप सबसे अच्छा इकोनॉमिक्स इस समय पूरे देश में किसी का नहीं। क्या ये मैं दावा कर सकता हूं? एक बार खुश होकर के बताइएगा। जिन जो नहीं कहेंगे तो आप मत कहिएगा, जबरदस्ती नहीं, एक बार सब करो। क्या आपसे अच्छा इकोनॉमिक्स किसी का है? एक तरफ देखो, मैं सबका नाम पढ़ूंगा। राजपूत आते सिंह इजी है, कल्पना जी सर बिल्कुल, प्रतिष्ठान बेस थंब है, अंशु मोगा राइट सर, गणेश यस सर, अनमोल कुमार यस सर, रानी कुमारी जी सर पूरा समझ में आ गया है, कहीं मजा भी आ गया यस सर, बिल्कुल 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 सर जी प्लीज एक, अरे यार तुम तो मदद श्लोक यार, कोई भी मदद एडमिशन और प्लीज वो मतलब हमारी टीम से बात करें प्लीज बेटा, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है मुझसे नहीं। आप सोच भी नहीं सकते हो कितना काम इस समय पड़ा हुआ, बहुत काम है यार। एक तो सारा सेशन आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हो, बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए, आपके लिए, सबके लिए बड़ा, समझ रहे हैं ना। तो प्लीज इन सब में न करें, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया। अब आइए जरा आज का तोहफा। एक दिन की छुट्टी, दिमाग घूमा, तो टीम पर थोड़ा काम का प्रेशर बढ़ा, लेकिन तोहफा देखिए आपके लिए क्या रहा है। अब जरा एक बार तोहफे पर निगाह,
तोहफा कबूल हो। तोहफा कबूल हो भाई। तो यहां एडवांस IQ IP लिखा है, मैं लिख देता हूं। आज एक्चुअली एग्जाम हॉल गाइड कल से लिखा रहेगा, एग्जाम हॉल गाइड। थोड़ा इसका पुनर्नामकरण भी हो गया, तो ओल्ड से ये गोल्ड बन गया, यानी अब इसका नाम हो जाएगा, ये नाम ठीक रहेगा ना, एडवांस IQ IP एग्जाम हॉल गाइड, ठीक रहेगा ये, ठीक है। तो ये आप सबके सामने आ गया, जो कि प्री मेंस इंटरव्यू के लिए है, फॉर UPSC एंड स्टेट PCS आल्सो, ठीक है। अब सबसे पहले प्री बजट एनालिसिस में क्या क्या है आप सबके साथ, ये तो खैर द हिंदू के साथ प्रीलिम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट बच्चों, मजा आ गया कि नहीं आ गया, देख रहे हो ये तोहफा कैसा लगा, मस्त बताइएगा। टॉपिक रेलिवेंस फॉर UPSC, सीरियल नंबर एकदम, अब आपको परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब एग्जाम होगा आपके पास सब टॉपिक लिखा हुआ। यूट्यूब पे क्या होता था कि भाई हमने पढ़ा दिया, फिर इधर उधर हो गया आपका नोट्स, अब क्या होगा, ये सब कर रहा हूं भाई। 26 वालों के लिए तो समझिए ज्यादा ही मजा, चूंकि उनको बहुत अच्छे से मिलेगा। 25 वालों के लिए कम से कम, अब हम फरवरी से मान लीजिए कर रहे हैं, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 7 महीनों का कंटेंट मेंस का अब मैं आज से देना स्टार्ट कर दिया, समझ लीजिए। और ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे मेरे पास हैं इस समय, क्योंकि बड़ी मेहनत कर रहे हैं, भाग्य ईश्वर उनकी भाग्य, अगर हम मेहनत करें तो हमारी भाग्य, बच्चे कर रहे हैं तो उनकी भाग्य से अगर छीका फूट जाता है, यानी रिजल्ट अच्छा हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से मैं उसकी तैयारी अभी से कर रहा हूं, कि जिससे उस टाइम पर बच्चों को केवल ऑप्शनल में लगाऊं, GS 1 2 3 टच ना करने दूं, केवल मैं बताऊं 5-5 लाइन यही रटना है। और ये नोट्स आपके पास रेडी रहेगा, तो आप जो 25 वाले हैं तो उनको अब हिंदू पढ़ने की जरूरत स्वाभाविक रूप से नहीं है। अब मैं यूट्यूब पर रहता था तो ये सारी बातें खुल के नहीं बोल पाता था, तब भी स्टार्टिंग में तो बोलता ही था कि यार लोग देखेंगे नहीं, व्यूज नहीं आएंगे, तो अब मुझे फर्क ही नहीं होता, चाहे कोई ना देखे, एक आदमी ना देखे, कोई फर्क नहीं मुझे। उसके पीछे रीजन है कि जब आपकी लड़ाई रिजल्ट से है तो फिर क्या मतलब बनता है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। तो बजट देख सकते हैं बेटा, GS पेपर 3 ए से, तो ये सारे बजट वाले टॉपिक, ठीक है ना। फिर असर की रिपोर्ट, कितना बढ़िया डिफाइन है बेटा। फिर उसके बाद अदर टॉपिक जो गवर्नेंस वगैरह के, कल यहां पर गवर्नेंस वगैरह भी लिखा रहा है, आज हमने बताया था लेकिन चलो उतना इंप्लीमेंट हो नहीं पाया। तो सारे टॉपिक हो गए आपके मेरे प्यारे बच्चों। अब बजट 2025-26 पे बातचीत चल रही है, तो सारे टॉपिक यहां पर बने हैं। एक बार सरसरी निगाह से चर्चा करता चलो, पुराने और नए बजट। बजट के दिन ध्यान, ये बड़ा गजब का आया है। ये मेरा इतना देने के बाद भी कोई कह रहा था कि सर मेरा तोहफा दीजिए, कौन था यार ये। अब बेटा एक तोहफा और देने जा रहा हूं, मैं नहीं देने जा रहा हूं यार, इन अखबारों का ना एकदम ग्रैंड सैल्यूट, अच्छा रिसर्च करते हैं भाई हमारे लिए, UPSC के टीचर्स के लिए। मैं तो इनका बड़ा आभार व्यक्त करूंगा। जिस दिन मेरा बच्चा पहली रैंक लगाएगा, इन अखबारों का मैं खुले मंच से आभार करूंगा। अभी नहीं, अभी तुम्हारे बच्चे कितने हैं, देखो आप कितना बढ़िया कंटेंट आपके लिए जा रहा है, जो 25 में देने जा रहे हैं, जो 26 में देंगे। बेटा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, केवल इसमें सभी स्कीमों का बजट आवंटन दिया गया और सारी स्कीमों की लिस्ट, यानी प्रीलिम्स 2025 के लिए कौन सी स्कीम पढ़नी है, सुनील अभिव्यक्ति की जरूरत नहीं है। जरा देखिए मेरे बच्चों, जरा देखिए हर एक स्कीम, और डिटेल नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर डिटेल तो प्रीलिम्स आथॉन में सुनील अभिव्यक्ति की मेंटरशिप जिंदाबाद चल ही रही ना बेटा 3 में। अब बेटा देख सकते हो जितनी स्कीम है, ठीक है, कितने रुपया एलोकेट किया गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या क्या आपको रटना है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रटना है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखना है, इंडिया AI मिशन देखना है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन देखना है, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम क्या होता है देखना है, PM विश्वकर्मा देखना है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज देखना है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस देखना है, मिशन अन्वेषण देखना है, नेशनल क्वांटम मिशन देखना है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान देखना है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड
सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, नमस्ते देखना है, आईटीआई अपग्रेडेशन स्कीम। मजा आया बेटा? पूरा कंटेंट मिला कि नहीं मिला? अभी रुके रहो। टेबल 2 रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम आप देख सकते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन, प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, पीएमईजीपी, उन्नत भारत अभियान, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, बीपीडीजीज। देखा गुरुजी का कमाल? छुट्टी वुट्टी मेरे लिए नहीं है बेटा। जिस दिन क्लास ना लूं समझ लेना कोई बच्चा घेर लिया है, तब ऑब्वियस है। कल मैं उसका वीडियो देख रहा था राज का, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टेबल नंबर 3 कहां गया भाई? हाँ, टेबल नंबर 3 जरा देखते हैं। पीएलआई स्कीम की पूरी बात है कि पीएलआई स्कीम के तहत किसको कितना दिया गया। इस पैसे से पता लग जाएगा कि सबसे ज्यादा आवंटन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हुआ। ये अपने आप में प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पूरा है। पीएलआई का पूरा डेटा ही टेबल 3 में। टेबल 4 आप फेम स्कीम, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, एसएमईसी स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया, पीएम ई बस सेवा स्कीम। अब इतनी स्कीमें सब रट लीजिए। मजा आ गया? घबराना नहीं है, सब कंटेंट भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। लेकिन अभी कोई मैसेज करके मत मांगो। और रिक्वेस्ट यार 11 पता नहीं कैसे बच्चे कौन 12 बजे चेप दे रहे हैं मैसेज। अब मैं सोता रहता हूं भाई। रिक्वेस्ट है यार, विनती है गुरु, ग्रुप से निकल जाऊंगा मैं, ठीक है? सच बता रहा हूं मैं। अगर ऐसे करोगे जैसे आंसर राइटिंग वाले से निकल गया था ना, वैसे इससे भी निकल जाऊंगा मैं। क्योंकि यार सोता रहता हूं भाई। नींद एक बार आती, फिर नींद खुल जाती, फिर आती नहीं यार। लेकिन चेप पे पड़े ना 12 बजे भी। और क्या लिख रहे हैं? हार्ट बना के भेज रहे हैं। ये बना के भेज रहे हैं यार, क्या ही जरूरत है। मैं कोई मैसेज करूं तो उस पर हार्ट ये सब बना, छोड़ दो उसको। ये तो मेरी तरफ से जा रहा है ना। लेकिन नहीं, मजा आ गया? तो भैया बजट विकास में गिरावट को कैसे रोक सकता है, तो वो सारे मुद्दे आ गए जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक और यूपीएससी सिलेबस, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, सरकारी बजट, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी। मजा आ गया कि नहीं मजा आ गया? सच्ची सच्ची बताना। ए से एनी ऑफ कोई सा भी पॉलिसी एनालिसिस, तो बजट एनालिसिस आपको करना ही पड़ेगा। यह नीति गतिहीनता थी या ग्रामीण गतिहीनता जिसने समृद्धि को मंथर कर दिया मेरे बच्चों। फिर इसके बाद आता है स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस सेम सिलेबस, यूपी पीसीएस सेम सिलेबस। देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। बिहार पीसीएस, इंडियन इकोनॉमी बोलने की जरूरत नहीं। ए से सभी प्रकार के ए से बताने की जरूरत नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015, 2020, 2017, 2016 है। ये सभी प्रकार के प्रश्न डील किए जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ना है। बजट कैसे रोक सकता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो और बड़ा महत्वपूर्ण इसमें एक डेवलपमेंट दिखाया गया कि 2004 और 11, ये अच्छा टॉपिक है। 2004 और 11 से हम क्या सबक ले सकते हैं, ठीक है? यानी सबसे पहले मंदी बताई गई है कि मंदी क्या है, यानी आज के समय की मंदी क्या है, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर चुका हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में मेरे प्यारे बच्चों मंदी का सामना कर रही। जो जीडीपी का पिछले क्वार्टर का डेटा आपके सामने वो स्पष्ट है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि कैपेक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि हुई है, फिर भी प्राइवेट कंजम्पशन पीएफसीई और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कमजोर बना हुआ। और आपको अच्छे से पता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का सीधा संबंध प्राइवेट कंजम्पशन से है कि नहीं? अरे भैया, अगर उनको लगेगा कि जनता खरीदी नहीं रही तो वो क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? और ये एक चिंता की बात है क्या कि भाई कहा जाता है कि अगर सरकार खर्चा करेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन सरकार खर्च कर रही तब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। जनता की तरफ से डिमांड कम है, इसलिए डिमांड को बढ़ावा दिया जाए। एकदम से क्लियर हो गया पहला पैराग्राफ। यानी इस समय इंडिया की इकोनॉमी के सामने एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, एक जटिल चुनौती है। और उस जटिल चुनौती का आधार है भैया, कहा जाता है कि सरकार
खर्च करे तो जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। सरकार कर रही तब वो नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन एंड प्राइवेट डिमांड का गहरा कनेक्शन है। मुकेश अंबानी तभी सामान बनाएगा या आपके गांव का जो साहूकार है वो जो दुकानदार है वो तभी सामान मंगाएगा जब आप डिमांड करेंगे, और जब वो डिमांड होगी नहीं तो सामान मंगाएगा नहीं, सामान मंगाएगा नहीं तो फैक्ट्री वाला कहेगा भैया उस गांव में सामान की डिमांड कम है, थोड़ा सा कम पैदा करो। कम पैदा होगा तो कम रॉ मटेरियल की मांग होगी। समझ गए, बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि भाई कहा गया है इस पूरे टॉपिक में कि 2004 से 11 की जो हाई ग्रोथ थी उससे हम क्या सबक ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस समय अच्छी ग्रोथ थी। तो सिंपल है, 2004 और 11 का जो सबक की बातचीत हो रही बच्चों ना, ये वही सबक हैं जो मैं आपको अभी अभी इस चार्ट में बता चुका हूं। आप पढ़िए भाई, 2004 से 11 में सरकार ने नरेगा, राइट, शिक्षा का अधिकार कानून लाया, राष्ट्रीय ग्रामीण, वही सोशल सेक्टर में खर्चा किया। अब जब मनरेगा लाया तो गांव के मजदूरों के पास पैसा आया, तो जो निम्न आय वर्ग है उसने डिमांड क्रिएट किया। इससे समझ गया ना मेरे बच्चों? तो यही सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। रूरल डेवलपमेंट करेंगे, एग्रीकल्चर का ग्रोथ होगा। तो 2004 से 11 के बीच की जो ग्रोथ है, एडिटोरियल का कहना है कि इसके पीछे सोशल सेक्टर में सरकार का बेहतर ढंग से इन्वेस्टमेंट था, और उस इन्वेस्टमेंट का इससे बियॉन्ड पार्ट मैंने यहां पर आपको समझा दिया। समझ गए बच्चों? पॉइंट इज क्लियर? अब फिर 2004 से 11 की तुलना 2015 के बाद की मंदी से की गई है। ठीक है ना बच्चों? और बताया गया है कि कई स्ट्रक्चरल और पॉलिसी झटकों के कारण यह विकास या समृद्धि धीमी हुई है। डिमोनेटाइजेशन को जिम्मेदार माना गया, जीएसटी का जिस तरीके से इंप्लीमेंटेशन हुआ है, तो बताने की जरूरत नहीं कि डिमोनेटाइजेशन ने इनफॉर्मल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है, आप माने या ना माने, मैं कई बार पढ़ा चुका हूं। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के कारण विशेष रूप से एमएसएमई के लिए जो अनुपालन बोझ है वो बहुत कंप्लायंस बर्डन होता है ना भाई, अब सबको सीए रखना है कि नहीं रखना, हर एक व्यक्ति को अकाउंटेंट रखना है, सीए रखना है, मैनेज करना है। तो उसके कारण से एमएसएमई के सामने समस्या। कोविड-19 लॉकडाउन भी एक रीजन था। ठीक है, क्लियर बेटा? तो ये दोनों चीजें बताया गया कुछ नीतियों में। फिर एक तीसरा चीज डिस्कस किया गया, क्या राजकोषीय व्यय की प्रकृति माने रखती है, यानी कि पूंजीगत व्यय जो सरकार करती है। हां, सरकारी व्यय की संरचना आर्थिक विकास और निजी उपभोग को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है। यानी अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, सड़क, बांध, रेलवे, ठीक है ना, जरा ध्यान से समझिएगा कि बड़ा ही महत्वपूर्ण सिस्टम है। यानी अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जैसे सड़क, बांध, रेलवे, तो ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर लोगों का वेतन नहीं बढ़ता है तो स्वाभाविक है ये मांग कहां से करेगा। इसीलिए कहा जाता है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे वेलफेयर स्कीम्स पर, कल्याणकारी खर्च, तो ऐसे में अगर हम कल्याणकारी खर्च करते हैं तो लोअर वर्ग के पास सेविंग बचती है और उससे वो डिमांड करता है, याद रखें। और उदाहरण आपके सामने आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल, जैसे कोई बांध परियोजना हो। इस बांध परियोजना को अगर बनाना है और इसके लिए हम 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो यह कंपनियों को और कुशल श्रमिकों को लाभ पहुंचाता है, और इस 100 रुपए का एक बड़ा हिस्सा मशीनरी आयात पर खर्च होता है। लेकिन जैसे ही हम नरेगा मजदूरी पर यही 100 रुपया खर्च करते हैं तो सीधे तौर पर उसके हाथ की इनकम बढ़ती है
और आवश्यक वस्तुओं की खपत बढ़ जाती, जिससे खाद्य और कपड़ा जैसे घरेलू उद्योगों की मांग पैदा होती है और ये लेबर इंटेंसिव है, तो स्वाभाविक रूप से लोगों को रोजगार यहां मिलता है। तो यही कहा गया है कि अगर इस प्रकार का व्यय किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से हम ग्रोथ दर्ज कर सकते हैं, राजस्व व्यय। ठीक है, तो यही कहा गया है कि ये कैसे मदद करेगा। तो राजस्व व्यय कैसे मदद करेगा, आप सबको पता है कि भाई उच्च उपभोग की स्थिति हमारे सामने पैदा करेगा, लोगों के पास पैसा बचेगा, रोजगार बचेगा, और जब लोगों के हाथ में पैसा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो प्राइवेट सेक्टर उत्साहित होगा, गुरु अब डिमांड होने वाली है, चलो इन्वेस्टमेंट करते हैं। यही बात यहां पर लिखा है। और यह केवल हम नहीं, यानी अमेरिका भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, स्कैंडिनेवियन देश नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क भी यही कर रहे हैं। तो अब ऐसे बजट में किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो पहले भी बता चुका हूं, यानी राजकोषीय व्यय में वृद्धि हो, क्योंकि भारत का जो राजकोषीय व्यय है वैश्विक औसत से कम है, इसे आप बढ़ाइए और फिजिकल, सोशल, डिजिटल इंफ्रा में खर्च कीजिए। श्रम प्रधान क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, यानी किफायती आवास, ग्रामीण सड़कें। नीतिगत ढांचे को स्थिर करना, यानी बार बार नियमों में बदलाव नहीं करना चाहिए, एक स्थिर राजकोषीय नीति ढांचा होना चाहिए। निष्कर्ष संतुलित दृष्टिकोण कर सकता। मजा आ गया, यानी सरकार को डिमांड बेस्ड बेस का एक अच्छा चक्र बनाने के लिए, यानी कि डिमांड होती रहे ऐसा चक्र बने, बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के खर्च को बढ़ाने की जरूरत है। 2024-25 का बजट यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा कि भारत मांग को प्रोत्साहित करने और मंदी को रोकने के लिए बाजार तुष्टीकरण या जन केंद्रित नीतियों को प्राथमिकता देता है या नहीं देता है। मजा आ गया बच्चों, मजा आ गया भाई? ठीक है, अब आता है केवल एक क्रांतिकारी नीतिगत बदलाव ही किसानों को व्यापक संकट से उबार सकता है। ठीक है बेटा, कोई फॉन्ट वॉन्ट छोटा नहीं, आप अभी हमारी स्क्रीन पे पढ़ रहे हो, अपने मोबाइल में पढ़ोगे बहुत अच्छा है, हमें क्या दिक्कत, हम बढ़कर दें। यानी यहां किसानों की आत्महत्या की बात की गई है और कृषि के लिए बजट आवंटन में हाल के वर्षों में कमी आई है, जिसका असर खाद्य सुरक्षा, कृषि और ग्रामीण रोजगार पर पड़ा है। मैंने आपको विस्तार से पढ़ा है ये टॉपिक। जीएस पेपर 3 सरकारी बजट, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर, जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, गरीबी एवं भूख, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, विभिन्न क्षेत्रों के लिए सरकारी नीतियां, स्टेट पीसीएस, यूपीपीसीएस सेम, यूपीपीसीएस सेम, यूपीपीसीएस सेम, बताने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, दोनों का सिलेबस सेम। बिहार पीसीएस, इंडियन इकोनॉमी, ऐसे कोई सा भी इकोनॉमी का टॉपिक 2018 का जीएस पेपर देखिए, 17 ठीक है बच्चों, 16। ठीक है, तो ये क्यों आप कहेंगे सर ये तो आप स्कीम करा नहीं रहे, केवल दिखा दे रहे हैं। अरे बेटा, ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको केवल बजट का हम लोग प्री एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे ही बजट आएगा इन सबको रगड़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपका ये प्री एनालिसिस का आंसर वगैरह सब हम लोग बजट के साथ करेंगे। ठीक है, भारत में अधिकतर किसानों के लिए जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं, पूरा टॉपिक इसी पर फोकस है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा टॉपिक इसी पर फोकस है, आप जरा विचार कीजिए। ठीक है, ओके बच्चों। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा अगर हम देखते हैं तो किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट देखते हैं तो ऑब्वियस हमारी स्थिति खराब है। तो ऐसे में इसके अलावा जो भी कृषि कानून है वो सब रद्द हो चुके हैं। ठीक है, बट उनमें जो है समय के साथ उनको लाने की आवश्यकता भी है। लीगल एमएसपी की मांग आप पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, अब इनको लेकर के
कि लीगल एमएसपी के लिए बजट क्या कहता है, इस पर भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा इनपुट यानी बीज उर्वरक कीटनाशक के लिए क्या फंड दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ही है बेटा। ऋण माफी देने की आवश्यकता है, क्या बजट में किसानों को ऋण माफी दी जाएगी। क्लाइमेट चेंज और क्रॉप इंश्योरेंस के लिए सरकार क्या करने जा रही है, ये सभी विषय सरकार को बहुत अच्छे ढंग से संबोधित करने होंगे। सिंचाई और बिजली में सरकार को अपना खर्च बढ़ाना होगा। ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा को फंड अच्छा देना होगा, ठीक है। इसके अलावा ऑब्वियस है, किसानों के लिए ज्यादा पैसा चाहिए तो फंड कहां से आएगा, तो ऑब्वियस है जो धनी लोग हैं, जो कारपोरेट्स हैं, उन पर और टैक्स लगाइए, निष्कर्ष वहीं से पैसा जमाइए और किसानों में बांटिए स्कीम के माध्यम से। तो ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। अब आता है बजट एमएसएमई को बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है बजट? एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। 2023 में एक प्रश्न आया था, पहला ही प्रश्न जीएस पेपर 3 का था कि भाई ये जो एमएसएमई है, ध्यान से समझिएगा, ये जो एमएसएमई है ये सीधे सीधे जीडीपी और रोजगार के सबसे, यानी अगर इंडिया को फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ दर्ज करनी है तो एमएसएमई उसका बेस होगा। पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था 2023 का पहला क्वेश्चन। तो इसका मतलब बजट में हमारी और आपकी निगाह, देखो भाई हम वही टॉपिक लगा रहे हैं जो हमारे एग्जाम में। हमको आपको एमएसपी के लिए क्या दिया गया, सॉरी एमएसएमई के लिए क्या दिया गया। जीडीपी में 100 रुपए की जीडीपी में 30 रुपए इन्हीं का होता है। और रोजगार में भी इनकी बड़ी भूमिका है। तो यही है कि कई उपाय कीजिए। तो अब ये क्या उपाय करें एक बार आप देख लीजिएगा, बट ऑब्वियस है बजट में अब उपाय 1 फरवरी को क्या किया जाएगा वो अपन पढ़ेंगे, तो बट आपको मजा आएगा कि हाँ सर उपाय याद आ गया, सिलेबस पहले से तैयार, सरकारी बजट सेम वही, गरीबी भुखमरी सरकारी नीतियां, ठीक है। इसमें कोई अंतर नहीं बेटा, बजट का सभी जगह सिलेबस एक ही रहेगा, बताने की जरूरत नहीं। और देख सकते हैं 2023 का वो क्वेश्चन भी यहां मैंने लगा दिया, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो एमएसएमई को बढ़ावा देना, सबसे पहले उसकी महत्ता यानी इंपॉर्टेंस बता दी गई, इसको आप देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और क्या क्या करना है भाई, ऋण तक उनकी पहुंच हो, जो भी नियम कानूनों की जटिलता उसको थोड़ा सा, खासकर जीएसटी को लेकर के उसको थोड़ा ठीक किया जाए, उच्च कर का बोझ उसे थोड़ा कम किया जाए, बुनियादी ढांचे की अड़चनें दूर की जाए, कौशल की कमी को दूर किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं, यही करने की आवश्यकता है। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, इसमें अलग से कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये यही सब बात है मेरे प्यारे बच्चों। और ये टॉपिक है घरेलू बचत। तो हाल के वर्षों में घरेलू बचत में गिरावट आई है, ट्रेंड है प्रीलिम्स के लिए। और आपको पता है कि यूपीएससी ने एक प्रश्न बहुत पहले ही पूछा था कि भारत में आर्थिक समृद्धि के बहुत से फैक्टर जिम्मेदार है, आर्थिक समृद्धि के बहुत से फैक्टर जिम्मेदार, उसमें एक फैक्टर कौन सा है? उसमें एक फैक्टर है सेविंग, बचत। बचत होगी तभी तो आप डिमांड करेंगे, बचत होगी तभी तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी आप भी इन्वेस्ट करते हैं ना म्यूचुअल फंड और इन सब में, तो बचत की बात हो रही है। तो बचत का स्तर कम है, डिमांड पर इंपैक्ट पड़ेगा, डिमांड पर इंपैक्ट पड़ेगा तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर इंपैक्ट पड़ेगा और साइक्लिक रूप से इकोनॉमी को नुकसान होगा। यही बात यहां पर कही गई है। सेम सिलेबस है, आप इसको आसानी से पढ़ लेंगे बच्चे, ठीक है। क्लियर बेटा? तो इसमें भी कुछ नहीं है, बट बहुत बढ़िया से कंटेंट दिया गया, आपको केवल एंजॉय करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बजट पाइपलाइन और भारत की विदेश नीति, ऑब्वियस है यह पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए, जीएस पेपर 2 आईआर के लिए भी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि बजट में वित्त मंत्रालय को भी पैसा दिया जाता है, लेकिन यहां कहा गया है कि कम पैसा दिया जाता है। हालांकि 2023 में वृद्धि हुई है, लेकिन ओवरऑल बजट के हिस्से के रूप में इसका हिस्सा कम है। इनका कहना है कि बढ़ाना चाहिए, ठीक है। सेम वही सिलेबस आ गया, लेकिन यहां आईआर आ गया, बस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां क्या कहा गया है बच्चों, इसको मैं ऐसे आपको समझा देता हूं बहुत सरल ढंग से। यहां यह कहा गया है कि जो केंद्रीय बजट है उसको अभी तक के आवंटन के मुकाबले ज्यादा आवंटन करना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को।
क्यों? क्योंकि हमारे ग्लोबल एस्पिरेशंस हैं और हमारी जियो पॉलिटिकल कमिटमेंट्स हैं, वैश्विक महत्वाकांक्षा और कूटनीतिक प्रतिबद्धता है। ऐसे में हमें अब धन देना चाहिए विदेश मंत्रालय को, जिससे वो अपनी स्कीमें बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सके और इसके माध्यम से पड़ोसियों और अफ्रीकी देशों के साथ या अन्य देशों के साथ बेहतर संबंध हम डेवलप कर सके। ठीक है बच्चे, अभी तक उसे कम पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, क्यों दिया जाए वो सारी बातें आपको बता दी गई। आप देख सकते हैं भारत की पड़ोसी पहले की नीति। बांग्लादेश को आर्थिक सहायता हमने कम कर दी है, तो हर देश को आर्थिक सहायता हमें बढ़ानी है, इसलिए हमें ऐसा करना है। बस आप इसको देख लीजिएगा, बाकी जो इसमें समझ में नहीं आएगा आप पूछेगा, अब जब बजट आएगा तो अपन उस पर। केंद्रीय बजट क्यों महत्वपूर्ण होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। यानी केंद्रीय बजट भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाने वाला एक प्रमुख फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, जिसमें राजस्व और व्यय का विवरण होता है। जैसे आपकी मार्कशीट होती है ना, क्या होता है, जैसे आपकी मार्कशीट होती है जिसमें आपकी जो डिग्री होती है उसमें आपका पूरा एजुकेशन बायो डेटा होता है, सेम वैसा ही इसमें राजस्व और व्यय का विवरण रहता है। ठीक है, और ये स्वाभाविक रूप से हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं और इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स को प्रभावित करते हैं। तो बस यही बात है, बहुत सिंपल है। बजट के प्रमुख घटक, खर्च, प्राप्तियां, घाटा, संकेतक, तो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे एक सरसरी निगाह से आप देख लेंगे तो अगला बजट पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। बाकी इसको मैं डिटेल इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद इसका डिटेल कराने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब आता है असर 2024।